दोस्तों आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है, बेहद शानदार टॉपिक है और अंत तक आप बने रहें इस वीडियो इस सेगमेंट में मेरे साथ। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूं। क्लास का नाम है हमारी करंट अफेयर्स सॉरी, जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा। तो अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहेंगे। यदि आप नए हैं हमारे साथ तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। यदि आप पुराने हैं हमारे साथ जुड़े हुए तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, माफ़ कीजिए, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं। इसमें मैंने मिक्स क्वेश्चन लिए हैं वर्ष 2023 के, सिर्फ और सिर्फ 2023 के हैं। इसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इन महीनों के कंबाइंड मैंने क्वेश्चंस लिए हैं सिलेक्टेड। ठीक है, आगामी आने वाले आपके एग्जाम को ध्यान में रख करके कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं करंट अफेयर्स की क्लास आपके साथ लेकर के आऊँ। आप चिंता ना करें, आराम से, धैर्य से और पूरी ईमानदारी से तैयारी करें चैनल के साथ जुड़ करके, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें अपने मित्रों के साथ। तो देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। कोई शक समस्या आपको लगे तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। तो करंट अफेयर्स की हमारी ये क्लास है। तो सबसे पहला पॉइंट हमने लिखा है कि भारत के सबसे बड़े उच्च न्यायालय परिसर का उद्घाटन किया गया अभी हाल ही में। ये भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय का परिसर बना है। उच्च मतलब हाई कोर्ट न्यायालय का सबसे बड़ा परिसर बन गया है जो भारत का अभी तक का। ठीक है, इसका उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। और ये कहाँ पे बनाया गया है? झारखंड में बनाया गया है। ठीक है, झारखंड में स्थापित किया गया है। ये 2023 में चर्चाओं में रहा प्रश्न, तो उत्तर क्या है इसका? झारखंड लिख लीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट का परिसर, ठीक है, या उच्च न्यायालय का परिसर राष्ट्रपति जी ने उद्घाटन किया। कहाँ पे? झारखंड के अंदर। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी एक योजना शुरू करी गई है। माफ कीजिए, योजना नहीं, एशिया की सबसे बड़ी क्लस्टर विकास योजना, विकास योजना नहीं है, विकास करने के लिए छोटे छोटे पार्ट्सों में विकास करने की योजना को शुरू किया गया ठाणे में। कहाँ पे शुरू किया गया? ठाणे में। ठाणे आपको याद ही होगा, भारत की सबसे पहली ट्रेन कहाँ पे चली थी? यहीं चली थी भैया, ठाणे में चली। 16 अप्रैल 1853 को भारत में सबसे पहली ट्रेन डलहौजी के शासनकाल में ठाणे में ही चली थी। बॉम्बे से ठाणे के मध्य चली, बॉम्बे से ठाणे के मध्य चली थी। ठीक है, ठाणे भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला भी है, इसे भी नोट कर लो, कई बार प्रश्न पूछा गया है। यदि जिले के हिसाब से जनसंख्या, ये जिला है महाराष्ट्र का एक, तो भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या ठाणे जिले में निवास करती है। क्योंकि पहली ट्रेन चली तो इस वजह से भी कई बार एग्जाम्स में पूछा गया। इसमें एशिया की सबसे बड़ी क्लस्टर मतलब अलग अलग हिस्सों में एक विकास परियोजना शुरू की गई है, इस वजह से ये चर्चाओं में। नोट कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं भारत का पहला, देखो जहां पहला शब्द लिख रहा है वहां आने के चांसेस रहते हैं क्वेश्चंस के। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर, 3D मुद्रित है ना, मुद्रित ये हिंदी में लिखा हुआ है, 3D प्रिंटेड डाकघर भी बोल सकते हैं इसे। तो कहाँ पे खोला गया? बंगलौर में खोला गया है। जैसे 3D मूवीज वगैरह आती थी उसी तर्ज पे 3D मुद्रित या प्रिंटेड डाकघर कहाँ पे है? बंगलौर में स्थापित किया गया। ये इंडिया का पहला 3D डाकघर है, कर्नाटक की राजधानी बंगलौर में। नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल इत्मीनान और धैर्य के साथ पढ़ते रहिए। नकारात्मक लोगों से दूर रहिए। हमेशा जीवन में, विद्यार्थी जीवन में यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो सकारात्मक बनाए रखिए, पॉजिटिव सोच हमेशा अपनी बना करके रखिए। ठीक है, कॉम्पिटिशन्स लाइफ में अवश्य आपको सफलता मिलेगी। अगला बात कर रहे हैं एप्पल कंपनी कहाँ की है? आईफोन जिसके आते हैं अमेरिका की है। इसका पहला जो स्टोर इसने खोला है हमारे इंडिया में, वो कहाँ पे खोला है? बंगलौर में, सॉरी मुंबई में खोला गया। एप्पल कंपनी ने पहला स्टोर भारत में कहाँ पे खोला है? मुंबई में खोला है। शायद मुंबई में दूसरा खोला है, पहला खोला है बंगलौर में। ठीक है, दोनों लिख लेना आप। पहला स्टोर एप्पल कंपनी का कहाँ पे खोला गया है? बंगलौर में, और दूसरा कहाँ पे खोला गया है? मुंबई में। ये थोड़ा सा आगे पीछे कर लेना इसको। ठीक है, एप्पल कंपनी ने, जो कि कहाँ की है? एप्पल कंपनी अमेरिका की। और तो लिख लीजिए भाई साहब, कहाँ की है? अमेरिका की कंपनी है, जिसके सबसे ज्यादा महंगे फोन आते हैं। आगे बात कर रहे हैं भारत का पहला, फिर पहला आ गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जो 2023 में सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहे, सुर्खियों में रहे। अच्छे से नोट कर लीजिएगा, और इसी तरीके की क्लास में कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के लिए लेकर आऊं। तो अगला पॉइंट है भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय लॉजिस्टिक मल्टी मॉडल, और लिख लेना यहाँ पे मल्टी मॉडल शब्द और लिखा है, मल्टी मॉडल पार्क। कहाँ पे माफ कीजिए, स्थापित किया गया है? आसाम में स्थापित किया गया है। लॉजिस्टिक पार्क अंतरराष्ट्रीय स्तर का है, ये आसाम में स्थापित किया गया है। अब इस शब्द से आप समझ नहीं रहे होंगे कि क्या मामला है, क्या चक्कर है। अंतरराष्ट्रीय लॉजिस्टिक पार्क मतलब आसाम में खोला गया। वो आसाम की लोकेशन आप देखिए, आसाम कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। आसाम से किसकी सीमा लग रही है? उधर भूटान की सीमा लग रही है, आसाम से बांग्लादेश की सीमा लग रही है। तो इन देशों को जोड़ने के लिए, परिवहन की व्यवस्था को सुचारू करने के लिए, रेलवे की व्यवस्था को अच्छा करने के लिए,
इन सारी व्यवस्थाओं से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन देशों को जोड़ने के लिए ये भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क आसाम के एक इलाके में स्थापित किया गया। उसका मेरा दिमाग से नाम निकल गया, आसाम में स्थापित किया गया। आप हाल फिलहाल आसाम लिख लो, ठीक है, क्योंकि आसाम की सीमा लगती है कई देशों से नॉर्थ ईस्ट में। तो संचार व्यवस्था कैसे बढ़ाई जाए उस स्तर पर इसकी स्थापना की गई है आसपास के देशों से। विश्व का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर, इसकी अभी वर्ष 2023 में चर्चा चल रही थी। विश्व का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है लाहौर, नंबर 1 पे सबसे ज्यादा प्रदूषित है। दूसरे नंबर पे चीन का है होटन, तीसरे नंबर पे भिवाड़ी है राजस्थान का। ये सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है विश्व के 2023 के हिसाब से, इनमें सबसे ज्यादा प्रदूषण है। पहले नंबर पे है दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर लाहौर, ठीक है, जहां पे क्रिकेट का एक मशहूर स्टेडियम है जिसका नाम है गद्दाफी स्टेडियम। कहाँ पे? लाहौर के अंदर। पहले क्रिकेट मैचेस होते थे, लेकिन आजकल भारत जाता नहीं आतंकवाद होने की वजह से वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे मैचेस। तो लाहौर सबसे ज़्यादा प्रदूषित है 2023 में, प्रदूषण ज़्यादा है, पॉल्यूशन ज़्यादा है यहाँ पे। एयर क्वालिटी इंडेक्स के हिसाब से ये रिपोर्ट विश्व भर में बनती है। उस हिसाब से एयर क्वालिटी इंडेक्स बोले तो हवा में कितना पॉल्यूशन है वहाँ उस शहर की हवा में, तो उस हिसाब से इसका मानक लिया जाता है। तो लाहौर में सबसे ज़्यादा, होटल एंड थर्ड भिवाड़ी में। अगले यदि पॉइंट की बात करें तो माउंट एवरेस्ट पर 27 बार, ये भी चर्चा में रहा प्रश्न। माउंट एवरेस्ट जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, क्या किया? आरोहण। आरोहण एक हिंदी में आता है ये शब्द कई बार। आरोहण मीन्स चढ़ाई करना, आरोहण मीन्स चढ़ाई करना, ठीक है। 27 बार आरोहण किसने किया? कामी रीता शेरपा। सफलतापूर्वक 27 बार ने वहां पे जा चुके हैं। ये कहाँ पे? माउंट एवरेस्ट पर, ठीक है, कामी रीता शेरपा। और मेरे हिसाब से ये नेपाल से ही संबंध इनका है। आप एक बार सर्च कर लीजिएगा इनके नाम को, नेपाल से ही इनका संबंध है, ठीक है। अगले पॉइंट की बात करेंगे। वर्ष 2022 और 23 में, 22 से 23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है? 22 और 23 में सबसे ज्यादा जो व्यापार भारत का हुआ है वो कौन से देश के साथ हुआ है? अमेरिका के साथ। सबसे ज्यादा व्यापार भारत ने कौन से देश के साथ किया 22-23 में? अमेरिका के साथ किया है, ठीक है। और वर्ष 2023 में भारत के अंदर, वित्तीय वर्ष 2023 में भारत के भीतर सबसे ज्यादा निवेश करने वाला देश सिंगापुर है। इस पॉइंट को भी लिख लेना जो मैंने आपको बताया है। ये व्यापारिक भागीदार है, सबसे ज्यादा व्यापार हुआ है दोनों देशों में, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा जो निवेश किया किसी देश ने बाहर से, इन्वेस्ट किया किसी देश ने बाहर से, वो क्या है? सिंगापुर ने, पहले स्थान पर सिंगापुर वित्त वर्ष 2023 के हिसाब से। एक तूफान आया था, सुना होगा गर्मियों में आपने, बेपड़ जो है बहुत ज्यादा चर्चा चली थी। इसका नाम दिया था कौन से देश ने? बांग्लादेश ने इसका नाम दिया है। बिपरजॉय नामक तूफान आया था, ध्यान रखना। इसने सबसे ज्यादा नुकसान कहाँ पे पहुंचाया है? गुजरात और राजस्थान भी लिख लेना, आप लिखें तो। गुजरात और राजस्थान में सबसे ज्यादा उस समय बिन मानसून की वर्षा इसने करा दी थी और बहुत तेजी से वर्षा हो गई थी। राजस्थान के बहुत सारे हिस्सों में तो बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए थे। तो मई और जून के समय में बिपरजॉय तूफान गुजरात तक को सबसे ज्यादा इसने नुकसान पहुंचाया था। इसके अलावा राजस्थान में भी नुकसान पहुंचाया था। कहने का मतलब जो भारत के पश्चिमी राज्य हमारे, वहां इसने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। महाराष्ट्र में तो थोड़ा बहुत था, महाराष्ट्र में भी था इसका प्रभाव, चूंकि अरब सागर के किनारे है महाराष्ट्र भी, गुजरात भी, और उधर गुजरात से ऊपर है हमारा राजस्थान, उत्तर पश्चिम में स्थित है राजस्थान, तो वहां पे भी नुकसान था। कौन सा तूफान आया था? बिपरजॉय। और नाम किसने दिया इस तूफान का? बांग्लादेश ने नामकरण किया था, नाम दिया था। कोई ना कोई देश नाम देता है, ये एक परंपरा है, ठीक है। आगे बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी को वर्ष 2023 में, अभी हाल ही में अगर देखें तो मई जून जुलाई के महीनों में, मिस्र, फिजी, पापुआ न्यू गिनी और पलाऊ, ये देश का नाम लिख लेना, इन सभी देशों ने सम्मान दिया है, अपने देश का सर्वोच्च सम्मान। ये एक छोटा सा देश है जिसका नाम है पलाऊ, इसने भी सम्मान दिया है। पापुआ न्यू गिनी ने भी सम्मान दिया है 2023 में, फिजी ने भी सम्मान दिया है 2023 में, और मिस्र ने भी दिया है। प्रधानमंत्री जी को कितने देश हो गए? 4 देशों ने, इन 4 देशों ने मई जून जुलाई के महीनों में सर्वोच्च सम्मान दिया है। और अभी हाल ही में ग्रीस नामक देश ने भी अपना सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री जी को दिया है। भारत के प्रधानमंत्री जी को ग्रीस ने भी दिया है हाल ही में, ठीक है, वो भी लिख लेना आप। मई 2023 में नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक में, ये कब आया? मई में आया। ये नीति आयोग निकालता है कि सबसे अच्छा स्वास्थ्य की जो व्यवस्थाएं हैं वो कौन से राज्य की हैं, ठीक है। स्वास्थ्य सूचकांक में नीति आयोग रैंक देता है भारत के राज्यों को कि ये स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएं हैं वो कौन सा राज्य ज्यादा बेहतर प्रोवाइड करा रहा है, प्रदान कर रहा है अपने नागरिकों को, अपने नागरिकों की स्वास्थ्य के देखभाल के लिए, तो इस आधार पर देता है। तो मई 2023 में नीति आयोग के द्वारा इसको निकाला गया, जिसकी स्थापना 1 मई 2015 को की गई थी। नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के
प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। इससे पहले योजना आयोग था और योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, ठीक है। तो पहला स्थान है सबसे बढ़िया जो सुविधाएं देने वाला, इसमें पहला स्थान दिया गया केरल को, दूसरा तमिलनाडु है और तीसरा है तेलंगाना। तीनों राज्य लिख लेना, पहला केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना। नीति आयोग के द्वारा स्वास्थ्य की सुविधाओं को बेहतर कौन सा राज्य ज्यादा दे रहा है, तो उसमें केरल पहले स्थान पर है, दक्षिण भारत का राज्य। आगे बात करते हैं, उच्च शिक्षण संस्थानों में सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय किसे घोषित किया गया है, तो सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय बंगलौर के विश्वविद्यालय को घोषित किया गया, जिसका नाम है भारतीय विज्ञान संस्थान। नाम लिख लेना, सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय 2023 का कौन सा है, भारतीय विज्ञान संस्थान। और ये कहाँ पे स्थित है, बंगलौर में स्थित है, ठीक है। विश्वविद्यालय कैटेगरी में, ओवरऑल कैटेगरी में भी एक रैंक आती है कि भारत का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय बताइए, समग्र कैटेगरी में, ओवरऑल कैटेगरी में, तो ओवरऑल में आईआईटी मद्रास है पहले स्थान पर, वो भी लिख लेना आप। सिर्फ आपसे विश्वविद्यालय पूछा जाए तो बंगलौर का आएगा भारतीय विज्ञान संस्थान, और ओवरऑल कैटेगरी में पहले नंबर पर कौन सा विश्वविद्यालय, कौन सी जो संस्थान है भारत का, वो आईआईटी मद्रास का है, ठीक है। ये नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है फ्रंटियर, जो कि कौन से देश ने बनाया है, अमेरिका ने। दूसरे नंबर पर है फोगाकू, जो कि कौन से देश ने बनाया है, जापान ने। तीसरे नंबर पर लूमी नामक कंप्यूटर है, जो कि कौन से देश का है, ये फिनलैंड का है। ये दुनिया के 3 सबसे बेहतरीन सुपर कंप्यूटर हैं, लिख लेना, ये चर्चाओं में थे 2023 में। फ्रंटियर पहले स्थान पे, फोगाकू दूसरे स्थान पे और लूमी तीसरे स्थान पे, जो फिनलैंड का है। फिनलैंड को क्या बोलते हैं, झीलों का देश बोलते हैं, हजारों झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है, जिसकी राजधानी हेलसिंकी है। यूरोप का ये देश है। और जापान एशिया का देश है, जहां सबसे पहले सूर्य उदय होता है, विश्व का सबसे पश्चिमी देश भी है और दुनिया के सबसे ज्यादा यहाँ ज्वालामुखी भी फटते हैं, ऐसा भूगोल के माध्यम से देखा गया, पढ़ा गया है, ठीक है। और अमेरिका के बारे में जानते हैं, उत्तरी अमेरिका का देश है, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन है, दुनिया भर के इसमें मुख्यालय हैं और उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो मुख्यालय वो है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय, जो कि अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। इस समय के जो राष्ट्रपति हैं वो जो बाइडन है अमेरिका के, है ना। और जो आते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी थे, जिससे पहले बराक ओबामा राष्ट्रपति रहे थे, जो बाइडन। कौन सी पार्टी के, डेमोक्रेटिक पार्टी के अमेरिका के अंदर, जो कि G20 सम्मेलन में अभी हाल ही में भारत भाग लेने आए थे। G20 सम्मेलन में भी भाग लिया और अमेरिका के साथ भारत ने बायलैटरल टॉक्स भी किया था। प्रधानमंत्री जी के आवास पर दिल्ली में लोक कल्याण राजमार्ग उनका एड्रेस है, PMO का, प्रधानमंत्री आवास का। तो वहाँ पे आपका अमेरिका के साथ, बांग्लादेश के साथ और मॉरिशस के साथ, इन 3 देशों के साथ भारत ने अलग से समझौते किए। याद रखने ये आपको पूरे धैर्य से और इत्मीनान से, ठीक है। तो ये सुपर कंप्यूटर। अब बात करते हैं नई संसद भवन पर प्रकाश डालते हैं। ये कुछ पॉइंट मैंने ऐसे लिखा है बस आपको याद कराने के लिए। नई संसद भवन के कुछ बिंदुओं को यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से कोशिश करेंगे और हर एक क्लास में कोई ना कोई पॉइंट हम आपके लिए लाएंगे, जो कि आने वाले किसी भी आपके एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स के पॉइंट बहुत मददगार साबित होंगे। इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा देखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। तो नई संसद भवन पर प्रकाश डालते हैं, तो पहला पॉइंट आप लिखिए, नई संसद भवन में जो पत्थर लगाया गया, जो पत्थर लगाए पूरी की पूरी संसद भवन में, वो ग्रेनाइट के पत्थर का इस्तेमाल हुआ है, पूरी में नहीं, अंदर कहीं कहीं ग्रेनाइट के पत्थर का इस्तेमाल हुआ है और लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। तो लिखिएगा, नई संसद भवन में जो पत्थर का काम हुआ है वो कौन कौन से पत्थर का, ग्रेनाइट का पत्थर और लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ है, जो कि राजस्थान से मंगाए गए थे। कहाँ से मंगाए गए, राजस्थान से। राजस्थान से तो ग्रेनाइट और लाल बलुआ के पत्थर को मुगल साम्राज्य के लोगों ने भी मंगाया था, चाहे औरंगजेब हो, शाहजहां हो, अकबर हो, कोई भी हो जिसने अपने समय में इमारतों को स्थापित कराया, ठीक है। खासतौर पे शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया आगरा में। तो सफ़ेद संगमरमर का सबसे ज़्यादा जो पत्थर मंगाया वो राजस्थान के मकराना से मंगाया था। दिल्ली में लाल किला बनवाया शाहजहां ने 1648 में। तो लाल बलुआ पत्थर कहाँ से मंगवाया, राजस्थान से मंगवाया, दक्षिण भारत से भी मंगवाया था, ठीक है। आगे बात करते हैं, लोकसभा में जो नई संसद बनी है, जिसमें लोकसभा में कितने सांसद बैठ सकेंगे, 888 सांसद, इसे नोट कर लेना। नई संसद भवन में लोकसभा के जो सदस्यों को बैठने की क्षमता है, कैपेसिटी है, वो 888 सांसद बैठ सकते हैं, इतनी सीटें हैं। और राज्यसभा में 384 सीटें हैं। राज्यसभा में कितनी है, 384 सदस्य बैठ सकते हैं। नंबर पॉइंट 2, नई संसद भवन का पूरा स्थापत्य कला का जो काम किया, जिसे इंग्लिश में हम डिजाइन बोल सकते हैं, पूरा स्ट्रक्चर बनाया कि किस आधार पर नई संसद भवन का निर्माण होना है,
किस तरीके का स्थापत्य कला का इस्तेमाल करना है उसमें, है ना। लोकसभा कहाँ पे आएगी, गेट कहाँ पे आएंगे, मतलब बहुत सारी चीजें जो संसद के अंदर निर्मित की गई हैं। इसका डिजाइन गुजरात के जाने माने स्थापत्य कलाकार या वास्तु कलाकार कह सकते हैं बिमल पटेल ने तैयार करी। नई संसद भवन की डिजाइन किसने तैयार करी? बिमल पटेल। और कहाँ के रहने वाले हैं? गुजरात के, नोट कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं नई संसद भवन का जो निर्माण किया गया वो कौन से प्रोजेक्ट के द्वारा? तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के द्वारा नई संसद भवन का निर्माण किया गया है। नोट कर लीजिएगा, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के द्वारा नई संसद भवन का क्या किया गया? निर्माण किया गया। ठीक है। और नई संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री जी ने 75 रुपए के सिक्के को जारी किया गया। ये गागर में सागर बोलते हैं ना, कम शब्दों में अधिक चीज की जानकारी, तो कम शब्दों में ही संसद की जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। फिर भी बहुत सारे पॉइंट हैं और बताएंगे अगली क्लासों में। तो 75 रुपए के सिक्के को जारी किया गया, 28 मई को उद्घाटन किया गया। और राजदंड जिसे कहते हैं, जिसका नाम सेंगोल बताया गया, सेंगोल को स्थापित किया गया लोकसभा के भीतर प्रधानमंत्री जी के द्वारा, लोकसभा की जो लोकसभा अध्यक्ष की चेयर है उसके साइड से। ठीक है। इसका इस्तेमाल चोल साम्राज्य में होता था सत्ता हस्तांतरण के लिए। एक सत्ता से दूसरे सत्ता में जब ट्रांसफर होता था, दूसरे लोगों पर ट्रांसफर होता था, तो सेंगोल को दिया जाता था सत्ता हस्तांतरण के लिए। ठीक है। तो सेंगोल को स्थापित किया गया कहां पर? लोकसभा के भीतर। ये भी नोट कर लेना, 28 मई को उद्घाटन किया नई संसद भवन का। और एक पॉइंट और नोट कर लेना, 19 सितंबर 2023 को नई संसद भवन में पहली बार बैठक हुई। पहली बार क्या हुई? बैठक हुई। इस पॉइंट को भी नोट कर लेना, यह भी डेट इंपॉर्टेंट रहेगी, आने वाले इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के इस समय अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा जी, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड न्यायाधीश होता है, ये पॉइंट भी नोट करना, जो सुप्रीम कोर्ट का उच्चतम न्यायालय का रिटायर्ड न्यायाधीश होता है वो ही राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष बनता है। इस पॉइंट को याद रखना, अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। ये कुछ मैंने अपॉइंटमेंट लिख दिए आपके लिए, याद रखा करो। वैसे सीबीसी एक डिपार्टमेंट है जो भ्रष्टाचार की जांच करता है, केंद्रीय सत्कर्ता बोलते हैं इसे। इसके अध्यक्ष हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। इसरो चर्चा में है, इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। कौन से नंबर के? 10वें नंबर के। ठीक है। आगे बात करते हैं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, जो व्यापार से संबंधित है एक आयोग, इसके अध्यक्ष कौन है? रवनीत कौर। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है ना, रवनीत कौर। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन के सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। ये मैंने बस याद कराने के लिए आपको इस क्लास में रखे हैं इन पॉइंटों को। ऐसी नियुक्तियां, आप जो चर्चाओं में नियुक्तियां रहती हैं, आपको पता होनी चाहिए, आपको जानकारी में रखनी चाहिए, आपको नोट करनी चाहिए, नोट्स बनानी चाहिए। ठीक है। हर क्लास में इसी तरीके की कोशिश रहेगी मेरी नियुक्तियां लाने की। आप क्लास को आप बढ़ाते रहिए ज़्यादा। सीबीआई के नए डायरेक्टर बने प्रवीण सूद अभी हाल ही में। सीबीआई के हाल ही में नए डायरेक्टर कहाँ के कौन बने? प्रवीण सूद। ये दक्षिण भारत के आईपीएस ऑफिसर हैं, दक्षिण भारत कैडर के। और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट तो ये लिख लेना, रेलवे बोर्ड के इतिहास में पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई है अभी हाल ही में। रेलवे बोर्ड के, भारतीय रेलवे बोर्ड के इतिहास में पहली बार किसी महिला को चेयरमैन बनाया गया भाई साहब। किसी महिला को अध्यक्ष चुना गया, माफ कीजिए, उस पद पर बैठाया गया, चुना नहीं गया, उस पद पर बैठाया गया है पहली बार रेलवे बोर्ड के इतिहास में। रेलवे बोर्ड कौन बना के गया? लॉर्ड कर्जन बना के गया। हमारे भारत में पढ़े तो 1905 जब वो वायसराय था भारत का, 1899 से 1905 के 6-7 साल के अपने समय काल के दौरान रेलवे बोर्ड की वो स्थापना करके गया था। तब से यदि आज तक देखते हैं तो भारत में पहली बार एक महिला को अपॉइंट किया गया है। नोट कर लेना, छपेगा जे और धुआं उड़ा देना। नाम है जया वर्मा। महिला का नाम क्या है? जया वर्मा। पंजाब के जाने माने नेता थे पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल। इनका निधन हो गया हाल ही में। और ये 5 बार सीएम रहे थे, लिख लेना। पंजाब के कितनी बार सीएम रहे? 5 बार। और भारत सरकार ने इनको 2015 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया था। कब सम्मानित किया? 2015 में। 5 बार के मुख्यमंत्री थे प्रकाश सिंह बादल। ठीक है। इनका भी हाल ही में निधन हो गया, नोट कर लेना। एक बात करते हैं विश्व प्रेस पे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक आया जी 2023 का। ये विश्व प्रेस सूचकांक कौन से वर्ष का? 2023 का। कब आया जी? मई के महीने में आया था, मई 2023 में। अब आप प्रेस से समझ गए होंगे, मीडिया को या अखबारों को या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया को विश्व भर में या विश्व के कौन कौन से देशों में कितनी आज़ादी है। पत्रकार कितने निष्पक्ष होकर के और ईमानदार होकर के, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी सरकार के दबाव के, बिना झंझटों के अपनी पत्रकारिता कर सकते हैं, अपनी रिपोर्टों को बढ़ा सकते हैं, अपनी रिपोर्टों को लोगों को दिखा सकते हैं, कवर कर सकते हैं बहुत सारी स्टोरीज भारत की अलग अलग जगह जा करके।
इस आधार पर, इवन मैं भारत की बात कर रहा हूं, दुनिया में बात कर रहा हूं इस पॉइंट को, इस आधार पर ये सूचकांक आता है प्रेस का। तो इसमें पहला स्थान दिया है नॉर्वे को और भारत की रैंक है 161। भारत की रैंक कितनी है इसमें? 161। ये भी मई में ही आया था, मई जून में ही, है ना। भारत का स्थान 161 है। हम ये कह सकते हैं 161 काफ़ी बुरा स्थान है भारत का। इसका मतलब ये है कि जो मीडिया है हमारे यहाँ की, उस पर कंट्रोल है एक तरीके से, उस हिसाब से मीडिया काम कर रही है, निष्पक्ष होकर के चीज़ों को जनता के सामने नहीं रख रही है। ये इंडेक्स तो भाई यही बताता है, बाकी की मीडिया भाई जाने हमारे देश के जो भी है। तो पहला स्थान कौन सा है? नॉर्वे का। नॉर्वे की सबसे अच्छी मीडिया है। विश्व खुशहाली सूचकांक आया एक, कौन सा? खुशहाली। नाम से समझ रहे हैं आप, हैप्पीनेस इंडेक्स से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैप्पीनेस इंडेक्स। इसमें पहला स्थान दिया गया फिनलैंड को, ये भी 2023 का ही है। पहला स्थान कौन सा है? फिनलैंड का। और भारत का स्थान है इसमें 126वां, नोट कर लीजिएगा। यही प्रश्न, इसी प्रकार के प्रश्न आपको याद रखने हैं, आप चिंता ना करें, बिल्कुल धैर्य बनाए रखें। मुगल साम्राज्य लगभग मैंने पढ़ा दिया है। करंट अफेयर्स की लगातार क्लास में आपके लिए डेली एक डालता रहूँगा और आपको डेली मिलती रहेगी चैनल के माध्यम से। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ा करें इस क्लास में, शेयर किया करें। इसी तरीके के प्रश्न आपको तैयार करने हैं जैसा मैं करा रहा हूँ, और मैं करवा दूंगा, टेंशन ना लें बिल्कुल, ठीक है। आगे बात करते हैं। 2022 का सरस्वती सम्मान कैसे दिया गया? तो शिव शंकरी नामक लेखक है, उनको दिया गया है। तमिल लेखक हैं, ये तमिलनाडु के लेखक हैं। राज्य लिख लेना इनका, कहाँ के लेखक हैं? तमिलनाडु के। सूर्यवंशम इनकी रचना है, इसके लिए मिला ये सरस्वती सम्मान। साहित्य का बहुत प्रसिद्ध सम्मान है भारत में जो दिया जाता है, ठीक है। सूर्यवंशम इनकी रचना है, शिव शंकरी इनका नाम है। ये भी साथ से शुरू हो रहा है, ये भी साथ से शुरू हो रहा है, तो याद रखिए थोड़ा सा ट्रिक से, शॉर्ट ट्रिक से। और तमिलनाडु के लेखक हैं। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इस तरीके के प्रश्न छपते हैं हमेशा। कौन सा है? 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कौन से शहर में आयोजन हुआ? इंदौर में। इंदौर कौन से राज्य में पड़ता है? मध्य प्रदेश में स्थित है इंदौर, ठीक है। एक क्लासों में इनकी थीम्स भी बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट आयोजन होते हैं या सम्मेलन होते हैं, इनकी सब्जेक्ट्स भी आती हैं कई बार, है ना। वनडे एग्जाम्स में आती हैं, या आप कोई बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ तो आनी है, ये मान के चलो आप। थीम्स एक क्लास में आपको पढ़ाएंगे अलग से। तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस ये कब क्यों मनाया जाता है? ये गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से लौटने की याद में या स्मृति में मनाया जाता है, ठीक है। क्योंकि गांधी जी 9 जनवरी 1915 को लौटे थे, तो इसका भी आयोजन जनवरी के महीने में होता है। तो ये प्रश्न है आपका इस क्लास में, जनवरी 2023 का। 9 जनवरी से शुरू होकर के 2-3 दिन तक इसका सम्मेलन होता है। तो इस वर्ष कहाँ पे हुआ? इंदौर में हुआ, जो कि भारत का सर्वश्रेष्ठ, माफ कीजिए, क्या बोलेंगे, कैसा है? स्वच्छ शहर है ये इंदौर। भारत का स्वच्छ शहर है, सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर, ठीक है। ये नोट कर लेना। आगे बात करते हैं 26वां, इसे भी लिखना। कौन सा है? 26वां राष्ट्रीय युवा सम्मेलन कौन से शहर में किया सरकार ने? हुबली में। और हुबली कौन से राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। कौन सा सम्मेलन है? 26वां राष्ट्रीय युवा सम्मेलन, है ना। अब युवा सम्मेलन किसकी याद में? स्वामी विवेकानंद जी की याद में मनाते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को भी नोट कर लेना, विवेकानंद जी की याद में मनाते हैं और जनवरी के महीने में ही मनाते हैं। और ये सम्मेलन भी तभी हुआ। कौन से शहर में हुआ वर्ष 2023 का ये सम्मेलन? ये सम्मेलन हुआ साहब हुबली में। और हुबली कहाँ है? कर्नाटक, कर्नाटक। तो यहाँ पे यक्षगान एक लोक नृत्य बड़ा प्रसिद्ध है कर्नाटक का। कौन सा लोक नृत्य है? यक्षगान कर्नाटका का। तितलियों के लिए कर्नाटक के भीतर अगर बात करें तो हम एक पूरे भारत के, एंटायर ऑफ द कंट्री, पूरे भारत में ज्योग्राफी में हम देखें, भूगोल में देखें, तो तितलियों का प्रसिद्ध एक राष्ट्रीय उद्यान है बन्नेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। इसमें सिर्फ पता नहीं कितनी अनेकों प्रकार की तितलियों की प्रजाति इसमें पाई जाती है, वैज्ञानिक आंकड़ों के आधार पर। जो भूगोलवेत्ता होते हैं, भूगोलवेत्ता बोलते हैं उस भाषा में, उनके आंकड़ों के आधार पर, ठीक है। सबसे ज़्यादा चंदन के वन भी कर्नाटक में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा हाथियों की संख्या भी कर्नाटक में ही है, ठीक है। और कर्नाटक की बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है फ्लावर्स का, फूलों की खेती भी कर्नाटक में होती है। और सबसे ज़्यादा 70% या 75% भारत की कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन कर्नाटक करता है। कॉफ़ी को क्या बोलते हैं? कहवा बोलते हैं। एक अरेबिका कॉफ़ी होती है, एक रोबस्टा कॉफ़ी होती है। इन दोनों प्रकार की कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन कर्नाटक में। भारत का एक बहुत प्रसिद्ध जल विद्युत परियोजना भी है जिसका नाम है शिव सुंदरम जल विद्युत परियोजना, जिसकी स्थापना ब्रिटिश सरकार ने 1902 में की थी, कावेरी नदी पर की थी। और ये भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना मानी जाती है, जो कि कई बार एग्जाम्स में आ चुकी है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। भारत का सबसे ऊंचे जलप्रपात की, वाटरफॉल्स की बात करें, झरने की बात करें, तो ये भी कहाँ पे? कर्नाटक के भीतर है। इसका नाम है गरसोप्पा या जोग जलप्रपात,
प्रपात माफ कीजिए कहते हैं इसे, या गांधी जलप्रपात कहते हैं। कौन सी नदी बनाती है इसे? शरावती नदी बनाती है। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। दक्कन का पठार बहुत प्रसिद्ध है यहाँ पे, दक्षिण का पठार या दक्कन का पठार, जो कि भारत का सबसे प्राचीन पठार है। आज से लाखों करोड़ों वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ ज्वालामुखी के फटने से। ठीक है, तो ये कुछ कर्नाटक की आपके लिए जानकारी। और इस समय वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के सिद्धारमैया, उप मुख्यमंत्री हैं डी शिवशंकर करके उनका नाम है। ठीक है, सिद्धारमैया चीफ मिनिस्टर है, कांग्रेस की इस समय वहां पे सरकार है। कर्नाटक को सिलिकॉन स्टेट भी कहा जाता है। ये सब जीके के पॉइंट है, आप चाहो तो नोट कर लेना। कर्नाटक को सिलिकॉन स्टेट कहते हैं और कर्नाटक की राजधानी बंगलौर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा। आगे बात करते हैं 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का सम्मेलन। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का सम्मेलन कहाँ पे हुआ? नागपुर में हुआ, महाराष्ट्र के शहर नागपुर में। कौन सा हुआ? 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का सम्मेलन। ठीक है, आगे बात करते हैं 108वां हुआ जी नागपुर में, और 109वां होगा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, 2024 में होगा 109वां। ये भी नोट कर लेना है, 109वां लखनऊ में होगा और 108वां महाराष्ट्र के शहर नागपुर में होगा, जो कि संतरों के लिए प्रसिद्ध है। और लखनऊ फेमस है नवाबों की नगरी, और लखनऊ फेमस है आमों के लिए। आमों का सबसे ज्यादा उत्पादन लखनऊ में होता है। वन वर्ल्ड टीबी की बीमारी को खत्म करने के लिए एक सम्मेलन हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने शिरकत किया, प्रधानमंत्री जी ने भाग लिया। इसको शुरू किया वाराणसी में, अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से इस सम्मेलन को शुरू किया गया। भारत से टीबी की बीमारी को खत्म करने का लक्ष्य 2025 रखा गया है। ठीक है, तो वन वर्ल्ड टीबी सम्मेलन। आगे बात करते हैं ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न, एक सम्मेलन हुआ, श्री अन्न के नाम से ये सम्मेलन हुआ। देखो अंग्रेजी में क्या लिखा है? ग्लोबल, और मिलेट्स का मतलब होता है मोटा अनाज, इंग्लिश का वर्ड है, इसका मतलब मोटा अनाज, जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, ये मोटे अनाज में आते हैं। जौ, ये सब फसल काय में आते हैं? मोटे अनाज में, तो मिलेट्स बोलते हैं इंग्लिश में। और वैसे प्रधानमंत्री जी ने मोटे अनाज को नाम दे दिया है, श्री अन्न के नाम से जाना जाएगा भारत में अब। तो इसका एक सम्मेलन हुआ कहाँ पे? दिल्ली में, जो प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया इसका मार्च 2023 में। आगे बात करते हैं 49वां G7 का सम्मेलन, जिसमें 7 देश हैं दुनिया के, टॉप 7 कंट्रीज हैं दुनिया की। तो कहाँ पे हुआ? हिरोशिमा, जापान के शहर कहाँ पे हुआ? ये हिरोशिमा में हुआ। 49वां था, कौन सा था ये? 49वां G7 का सम्मेलन। इसमें प्रधानमंत्री जी को भी आमंत्रण दिया गया था, निमंत्रण दिया गया था। प्रधानमंत्री जी भी भाग लेने गए थे भारत के, लेकिन भारत इसका हिस्सा नहीं है। हिरोशिमा में हुआ, जापान का शहर हिरोशिमा, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने यहाँ परमाणु बम गिराए थे। नागासाकी और हिरोशिमा आपने पढ़ रखे होंगे अच्छे से। 50वां G7 का जो सम्मेलन होगा उसे भी नोट कर लो आप चाहें तो। 50वां G7 का सम्मेलन इटली में प्रस्तावित है। कहां पे होना है? इटली में होना है 2024 में, अगला। ठीक है सर, कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा, टेंशन नहीं लेनी। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन, ये कौन से देश में हुआ? फिजी में हुआ, फरवरी 2023 में। ये फरवरी का पॉइंट लिया हमने। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन है ये। ठीक है, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कौन से देश में हुआ? फिजी में हुआ। इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। विश्व स्तर पर हिंदी की भागीदारी को बढ़ाने के लिए, हिंदी के प्रचार प्रसार को लिए, हिंदी के अवेयरनेस के लिए, हिंदी जो हमारी मातृभाषा है, हमारी मदर लैंग्वेज है, हमारे राष्ट्र की भाषा है, इसको विस्तार किया जाना चाहिए दुनिया भर में। वैसे भी विस्तार है, क्योंकि हमारे देश के बहुत सारे लोग लाखों की करोड़ों की संख्या में दुनिया के अलग अलग देशों में रहते हैं, तो आपस में वो हिंदी का ही प्रचार प्रसार करते हैं, बातचीत करते हैं। इसके पहले विश्व के सम्मेलन की बात करें तो 1975 में नागपुर में हुआ था, महाराष्ट्र के नागपुर में। 1975 में पहला सम्मेलन हुआ था। ठीक है, और अभी ये 12वां सम्मेलन हुआ है, कहाँ पे हुआ है? फिजी में हुआ है, वर्ष 2023 में। ये थी करंट अफेयर्स की आज का क्लास सेगमेंट। इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, चर्चा करेंगे ऑफलाइन सेंटर में। ऑनलाइन वालों के लिए वैसे ही चर्चा कर लेंगे, जैसे ऑनलाइन वाले बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं। अपने सुझाव समय समय पे आप देते रहिए, और बेहतर से बेहतर कोशिश करेंगे आपको पढ़ाने की, क्लासों को लाने की। मेहनत करके संवैधानिक क्लास बहुत जल्दी शुरू करेंगे, क्योंकि मुगल साम्राज्य लगभग समाप्त हो गया है। पूरी प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप उस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिए। कोई दिक्कत फिर भी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या आपको करंट अफेयर से लेकर के, किसी भी क्लास से लेकर के, जितनी भी पूरे प्ले लिस्ट में है, तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने चैनल को। ठीक है, और लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें, और जीवन में धैर्य और विनम्रता बनाए रखें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी क्लास को विराम देते हैं यहाँ पे। अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात करेंगे कल। नमस्कार।